नमस्कार। आज हम एक ऐसी भूमि की गहराइयों को टटोलने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और शांति का भाव आता है। उत्तराखंड, जी। जिसे प्यार और सम्मान से देवभूमि भी कहा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके जरिए हमारी कोशिश रहेगी उत्तराखंड के असली सार को समझने की। हाँ। इसकी अद्भुत प्रकृति, जीवंत संस्कृति, गहरी आध्यात्मिकता और वो तमाम चीजें जो इसे भारत के नक्शे पर एक अनूठी पहचान देती हैं। हाँ, और उत्तराखंड का महत्व सिर्फ इसकी नैसर्गिक सुंदरता तक ही सीमित नहीं है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा ये राज्य आप देखें तो भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से भी अहम है। अच्छा। सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से ये दो मुख्य हिस्सों में बटा है, गढ़वाल और कुमाऊं। दोनों की अपनी अलग पहचान है, अपनी परंपराएं हैं। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है प्रकृति और आध्यात्मिकता का वो अविश्वसनीय संगम। यहाँ की ऊंचे पहाड़, घने जंगल, पवित्र नदियां, बर्फीली चोटियां, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है। हाँ, बल्कि उनमें एक गहरी शांति और ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हिमालय का आंचल होना ही अपने आप में एक बड़ा वरदान है। और आपने गढ़वाल और कुमाऊं का जिक्र किया। ये दोनों क्षेत्र अपनी विशिष्टताओं के साथ इस राज्य की विविधता को और बढ़ाते हैं ना? जी बिल्कुल। यहाँ गंगा, यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम स्थल है और साथ ही वो घने जंगल और बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा किसी को भी मोहित कर सकता है। और इसी असाधारण भूगोल का सीधा संबंध है इसके देवभूमि होने से। माना जाता है कि यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। अच्छा। अनगिनत मंदिर हैं, तीर्थस्थल हैं, पवित्र गुफाएं हैं। पहाड़ों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र बनी हुई हैं ये जगह हैं। नंदा देवी, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और जिसे देवी का स्वरूप माना जाता है। त्रिशूल, चौखंबा, केदारनाथ, ये चोटियां सिर्फ पहाड़ नहीं है। सही। ये आस्था के शिखर है। और ये नज़ारे ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए तो जैसे जन्नत है। फूलों की घाटी का वो रंगीन कालीन हो, हाँ, फूलों की घाटी, या फिर औली की बर्फीली ढलाने, ये अनुभव तो खैर अविस्मरणीय होते हैं। और वहीं मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशंस भी हैं जी, जो शहरी भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिताने वालों को खींचते हैं। यहाँ का हर दृश्य जैसे प्रकृति का रचा एक खूबसूरत चित्र हो। ये तो है। अच्छा, अब अगर यहाँ के लोगों और संस्कृति की ओर थोड़ा देखें तो भाषा के स्तर पर हिंदी तो चलती ही होगी। हाँ, हिंदी तो मुख्य भाषा है ही। लेकिन वो गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों का भी जिक्र आता है। उनमें अपनी एक खास मिठास और पहचान है, ऐसा सुना है। सही कहा। और ये मिठास सिर्फ बोलियों में नहीं है, यहाँ के लोगों के व्यवहार में भी दिखती है। जो जानकारी है वो बताती है कि उत्तराखंड के लोग अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। भले ही आपको उनकी स्थानीय बोली न भी आती हो, उनकी गर्मजोशी और अपनेपन से आप तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं। ये शायद उनके पहाड़ी जीवन की सरलता, प्रकृति से निकटता का प्रतिबिंब हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। संस्कृति का एक अहम हिस्सा पहनावा भी होता है। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? सुनने में तो आता है कि वो बहुत रंगीन होती है। हाँ, पारंपरिक पोशाक वाकई बहुत खूबसूरत और जीवंत है। गढ़वाली महिलाएं अक्सर पिछौरा पहनती हैं। पिछौरा, ये क्या होता है? ये एक खास तरह की ओढ़नी होती है, पीले रंग की, जिस पर लाल रंग के गोल बूटे या डिजाइन बने होते हैं। विशेषकर शादी ब्याह और पूजा पाठ के अवसरों पर पहनी जाती है। अच्छा। इसके साथ घाघरा, चोली का संयोजन होता है। कुमाऊनी पहनावे में भी इसी तरह की समानताएं हैं, लेकिन कुछ स्थानीय भिन्नताएं भी दिखती हैं। और पुरुषों के लिए? पुरुषों का पारंपरिक पहनावा धोती, कुर्ता, मिर्जई। मिर्जई एक तरह की जैकेट होती है, और टोपी, खास तौर पे वो गोल टोपी या गांधी टोपी। तो क्या ये पारंपरिक परिधान आज भी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं या सिर्फ खास मौकों तक सीमित रह गए हैं? देखिए, आधुनिकता का प्रभाव तो है। शहरों और कस्बों में रोजमर्रा में तो आधुनिक कपड़े ही ज्यादा दिखते हैं। हाँ। लेकिन गांवों में और खासकर त्योहारों पर, मेलों में, पारिवारिक समारोहों में ये पारंपरिक परिधान आज भी पूरे गौरव के साथ पहने जाते हैं। ये सिर्फ कपड़े नहीं है, सही। ये उनकी सांस्कृतिक पहचान है, उनकी जड़ों से जुड़ा रहने का एक तरीका है। पिछौरा, घाघरा, मिर्जाई, ये शब्द सिर्फ परिधान नहीं है, एक पूरी संस्कृति की झलक देते हैं। और त्योहारों की बात करें तो कौन से प्रमुख पर्व हैं जो यहाँ की सांस्कृतिक धड़कन को दर्शाते हैं?
कोई खास मेले वगैरह? उत्तराखंड तो त्योहारों और मेलों की भूमि है। यहाँ का हर मौसम जैसे अपने साथ कोई उत्सव लेकर आता है। मकर संक्रांति, जिसे यहाँ घुघुतिया त्यार भी कहते हैं, वो बहुत खास है। घुघुतिया त्यार? हाँ, इसमें आटे को गुड़ के पानी में गूंथकर घुघुतियाँ मतलब चिड़िया जैसे आकार और दूसरी आकृतियां बनाई जाती हैं। बच्चे इनकी माला बना के पहनते हैं और कौवों को बुलाकर खिलाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। फिर आता है बसंत का स्वागत करता हुआ फूलदेई। इसमें छोटे बच्चे घरों की देहरी पर फूल बिखेरते हैं। अच्छा। हरेला पर्व है जो हरियाली और अच्छी फसल की कामना से जुड़ा है। और नंदा देवी मेला, ये देवी नंदा के प्रति अपार श्रद्धा का प्रतीक है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इन त्योहारों में लोकगीत होते हैं, नृत्य होते हैं, सामूहिक भोज का आयोजन होता है। ये सामुदायिक भावना को बहुत मजबूत करता है। इन त्योहारों और उत्सवों में संगीत और नृत्य का कितना महत्व है? कुछ खास लोक नृत्य हैं जिनका जिक्र जरूरी हो? संगीत और नृत्य तो उत्तराखंड की आत्मा में बसे हैं, समझिए। छोलिया नृत्य का नाम शायद सुना हो। हाँ, सुना है। वो तलवारों वाला? जी बिल्कुल। वो मूल रूप से एक युद्ध नृत्य है, लेकिन आजकल शादियों और शुभ अवसरों पर देखने को मिलता है। पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में तलवार और ढाल के साथ बड़ा जोशीला नृत्य करते हैं। देखने वालों में भी ऊर्जा भर देता है। अच्छा। इसी तरह जोड़ा नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर गोल घेरे में धीमी गति से नाचते और गाते हैं। ये सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक उल्लास का प्रतीक है। और भी हैं? हाँ, कई हैं। पांडव लीला है, हारुल नृत्य है, थड़िया नृत्य, ये सब यहाँ की पौराणिक कथाओं, सामाजिक जीवन और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। वाह। संस्कृति की बात हो और आध्यात्मिकता का जिक्र ना हो, ये उत्तराखंड के संदर्भ में तो संभव ही नहीं लगता। जी। 4 धाम यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनका नाम तो हर कोई जानता है। इसका महत्व क्या है, थोड़ा और बताएं। 4 धाम यात्रा हिंदू धर्म में आप कह सकती हैं जीवन के सबसे पवित्रतम तीर्थों में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लिए इन दुर्गम तीर्थों की यात्रा करते हैं। लाखों लोग? जी। यमुनोत्री और गंगोत्री क्रमशः यमुना और गंगा नदियों के उद्गम स्थल हैं। वहीं केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये हिमालय की गोद में बसे आस्था के वो केंद्र हैं जहां प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत मिलन होता है। यहाँ पहुंचने का अनुभव ही अपने आप में बेहद आध्यात्मिक होता है। ये तो 4 धाम की बात हुई। क्या उत्तराखंड की आध्यात्मिकता सिर्फ इन्हीं तक सीमित है या इसका दायरा और भी व्यापक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड की आध्यात्मिक आभा 4 धाम से कहीं आगे तक फैली हुई है। हरिद्वार को लीजिए। हाँ, हरिद्वार, जहां पवित्र गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, एक प्रमुख तीर्थ नगरी है। वहां हर की पौड़ी पर होने वाली शाम की गंगा आरती, उसका नजारा तो अद्भुत होता है। जी बिल्कुल देखा है। फिर है ऋषिकेश, जिसे आज विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। योगा कैपिटल। जी। यहाँ के आश्रम, योग केंद्र, ध्यान शिविर दुनिया भर से शांति और आत्मज्ञान की तलाश में आने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा पंच प्रयाग हैं। पंच प्रयाग? हाँ, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, जहाँ अलग अलग नदियां अलकनंदा में मिलती हैं। और हेमकुंड साहिब जैसे सिख तीर्थ स्थल भी यहीं स्थित है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की धरती में, जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से इतना खींचता है? जानकारी क्या कहती है इस बारे में? ये एक गहरा सवाल है और जानकारी से जो समझ बनती है वो ये है कि ये कई चीजों का मिला-जुला प्रभाव है। एक तो हिमालय के पहाड़ों की वो नैसर्गिक शांति और भव्यता, वो मन को अपने आप स्थिर करती है। दूसरे, पवित्र नदियों का वो निरंतर प्रवाह और उनकी शुद्धता, वो एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। तीसरे, ऐसा माना जाता है कि सदियों से यहाँ ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने जो साधना की है, उसकी ऊर्जा इस स्थान की आभा में रची बसी महसूस होती है। अच्छा। लोगों को यहाँ प्रकृति के करीब, अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से दूर एक गहरा आंतरिक सुकून और जुड़ाव महसूस होता है। शायद यही वजह है कि लोग बार बार यहाँ शांति की तलाश में लौटते हैं। ये बात तो महसूस करने वाली है। चलिए अब थोड़ा व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। मौसम। अगर कोई उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहा हो
तो उन्हें साल भर के मौसम के बारे में क्या पता होना चाहिए? कैसा रहता है मौसम? उत्तराखंड में मौसम का मिजाज ऊंचाई और क्षेत्र के हिसाब से बदलता है, जाहिर है, लेकिन मोटे तौर पर साल को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। मार्च से जून तक समझिए ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम। हाँ, मैदानी इलाकों में गर्मी तेज हो सकती है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम आमतौर पर सुखद रहता है। ये पीक टूरिस्ट सीजन होता है, घूमने फिरने ट्रैकिंग के लिए आदर्श समय। और फिर बारिश का मौसम आता होगा जुलाई से? हाँ, जुलाई से सितंबर तक मानसून का समय। इस दौरान पूरी घाटी हरियाली से भर जाती है। बादल पहाड़ों से खेलते हुए नजर आते हैं, झरने जीवंत उठते हैं, नज़ारे तो बेहद खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि पहाड़ी इलाका होने के कारण इस मौसम में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, तो सावधानी जरूरी है। समझ गया। मॉनसून के बाद का समय कैसा रहता है? अक्टूबर और नवंबर का महीना यात्रा के लिहाज से बेहतरीन माना जाता है। मॉनसून के बाद आसमान एकदम साफ हो जाता है, हवा में हल्की ठंडक घुल जाती है और दूर तक फैले पहाड़ों के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसे सेकंड सीजन भी कह सकते हैं। अच्छा, सेकंड सीजन। जी, तीर्थ यात्रा और ट्रैकिंग के लिए ये समय भी बहुत लोकप्रिय है। और अंत में सर्दियां, दिसंबर से फरवरी तक, बर्फबारी वगैरह। हाँ, इस दौरान ठंड काफी बढ़ जाती है, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में। कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी होती है। औली, जो भारत का प्रमुख स्कीइंग डेस्टिनेशन है, हाँ, औली, वो इस मौसम में जीवंत उठता है। मसूरी, नैनीताल, चोपता, मुनस्यारी जैसे कई हिल स्टेशंस बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। उनकी खूबसूरती देखने लायक होती है। जिन्हें बर्फबारी का अनुभव लेना है, उनके लिए ये सबसे अच्छा समय है। यानी हर मौसम का अपना एक अलग रंग है, एक अलग अनुभव है उत्तराखंड में। कोई भी मौसम बेकार नहीं है। बिल्कुल। आप गर्मी में फूलों की घाटी की रंगत देखना चाहते हैं, मॉनसून में भीगे पहाड़ों की हरियाली महसूस करना चाहते हैं, शरद ऋतु में साफ आसमान के नीचे ट्रैकिंग करना चाहते हैं, या सर्दियों में बर्फ से ढके नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, उत्तराखंड हर मौसम में बाहें फैलाए स्वागत करता है। ये बस इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का अनुभव खोज रहे हैं। इतनी सारी यात्रा और अनुभवों के बाद भूख लगना तो स्वाभाविक है। उत्तराखंड के खान पान के बारे में क्या खास जानकारी है? कुछ पारंपरिक व्यंजनों के नाम सुनने में आते हैं, जैसे काफूली, बाड़ी, ये सब क्या है? हाँ, उत्तराखंड का भोजन बहुत ही सादा होता है, पौष्टिक होता है और स्थानीय उपज पर आधारित होता है, लेकिन स्वाद में अनोखा होता है। काफूली, जैसा आपने कहा, पालक और मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाकर बनाया जाने वाला एक गाढ़ा स्वादिष्ट व्यंजन है। अच्छा, लोहे की कढ़ाई में? जी। बाड़ी मंडुए यानी रागी के आटे से बनती है और इसे अक्सर गहत यानी कुल्थी की दाल के साथ खाया जाता है। चैंसू है, जो काली भट्ट सोयाबीन जैसी एक स्थानीय दाल होती है, उसे पीसकर बनता है। थेचवानी में मूली या आलू जैसे कंदों को कूटा या थेचा जाता है और फिर पकाया जाता है। थेचा जाता है इसलिए थेचवानी? हाँ, शायद इसीलिए। और मीठे में झंगोरे की खीर बहुत लोकप्रिय है। झंगोरा एक प्रकार का स्थानीय बाजरा होता है। इन व्यंजनों में पहाड़ों का स्वाद और पोषण भरपूर होता है। एक और मिठाई का जिक्र बार बार आता है, सिंगोरी। ये क्या है? इसे क्या चीज खास बनाती है? सिंगोरी। सिंगोरी उत्तराखंड की एक बहुत ही खास और पारंपरिक मिठाई है। ये खोए यानी मावे से बनती है, जिसमें इलायची और कभी-कभी नारियल का बुरादा मिलाया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसे परोसने का तरीका। वो क्या है? इसे मालू के पत्ते में लपेटकर एक कोन या पुड़िया का आकार दिया जाता है। पत्ते की वो हल्की सी सौंधी खुशबू खोए की मिठास में मिलकर एक अनूठा स्वाद पैदा करती है। ये सिर्फ मिठाई नहीं, एक अनुभव है वाकई। वाह, सुनने में मुंह में पानी आ गया। खान पान के अलावा यहाँ के स्थानीय बाजारों का भी अपना आकर्षण होगा। बिल्कुल। पर्यटक वहाँ से यादगार के तौर पर क्या ले जा सकते हैं? कुछ खास चीजें? जरूर। उत्तराखंड के बाजार, खासकर नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, देहरादून जैसे शहरों में स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों से भरे रहते हैं। ऊनी कपड़े तो यहाँ की पहचान है। गरम शॉल, स्वेटर, पश्मीना, टोपी, मफलर, ये आपको हर जगह मिलेंगे। अल्मोड़ा अपने तांबे के काम के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा लकड़ी पर की गई खूबसूरत नक्काशी के सामान मिलते हैं।
रिंगाल जो पहाड़ी बांस जैसी घास होती है, उससे बनी टोकरियां और अन्य सजावटी वस्तुएं भी बहुत लोकप्रिय हैं। अच्छा, रिंगाल। जी। और ऐपण कला, जो यहाँ की पारंपरिक लोक चित्रकला है, उसके नमूने भी कपड़ों या सजावटी सामान पर मिल जाते हैं। और हाँ, स्थानीय मसाले, जड़ी बूटियां और शहद खरीदना ना भूलें। ये खरीदारी सिर्फ सामान इकट्ठा करना नहीं लगता, बल्कि उस जगह की कला, संस्कृति और मेहनत को अपने साथ घर ले जाने जैसा है। एकदम सही कहा। ये चीजें उस यात्रा की मूर्त यादें बन जाती हैं। जब आप घर पर उस लकड़ी के बने बक्से को देखते हैं या उस गरम शॉल को ओढ़ते हैं, तो आपको उत्तराखंड के पहाड़, वहाँ के लोग और वो सुकून भरे पल याद आ जाते हैं। ये स्थानीय कारीगरों की कला का सम्मान भी है और यात्रा के अनुभव को सहेजने का एक तरीका भी। तो हमने आज उत्तराखंड के कई आयामों को छुआ। हिमालय की गोद में बसा इसका अद्भुत भूगोल, गढ़वाल और कुमाऊं की अपनी अपनी पहचान, यहाँ के सरल और स्नेही लोग, उनकी रंग बिरंगी संस्कृति, पारंपरिक पहनावा, उल्लास भरे त्योहार और लोक नृत्य। साथ ही हमने यहाँ की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को समझा। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश के वैश्विक योग और ध्यान केंद्रों तक की बात की। जी, और साल भर बदलते मौसम के अलग अलग रंगों और अनुभवों को भी जाना, और यहाँ के अनूठे, सादे लेकिन स्वादिष्ट व्यंजनों और स्थानीय बाजारों की रौनक को भी महसूस करने की कोशिश की। इन सारी बातों को समेटें तो ये एहसास और गहरा हो जाता है कि इस भूमि को देवभूमि क्यों कहा जाता है। ये सचमुच एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की भव्यता, संस्कृति की जीवंतता और आध्यात्मिकता की शांति सब एक साथ देखने को मिलती हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, शांति का, सुंदरता का और आत्मखोज का। यहाँ की हवा में, पानी में, पहाड़ों में एक खास तरह का सुकून है। लेकिन इसके साथ ही, जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, एक महत्वपूर्ण विचार ये भी उभरता है कि बढ़ते पर्यटन और विकास की दौड़ में इस हिमालयी राज्य की जो नाजुक पारिस्थितिकी है, अनूठी संस्कृति है और नैसर्गिक सुंदरता है, उसे कैसे संरक्षित रखा जाए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। भविष्य में इस संतुलन को साधना एक बड़ी चुनौती होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस देवभूमि के दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकें। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को शायद सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक जरूरी विचार है। उम्मीद है आज की इस विस्तृत चर्चा से उत्तराखंड की एक गहरी और बहुआयामी तस्वीर उभर कर आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की तहों में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।